Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Wa Islam Abdullah Waris, thank you very much for your kind confirmation. और जी तो आज हम जिस टॉपिक का इफ्तिताह करने वाले हैं दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है भाई, तो बहुत मजे का टॉपिक है। एट टाइम्स वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक्स इन फिजिक्स। भाई इसके फॉर्मूलाज सबको याद है, सबको पता है। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एमवी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज एमजीएच। सही है। और ओ लेवल्स में बिल्कुल अगर आपको इसके फॉर्मूले याद हो तो आप पेपर निकाल सकते हो। ए लेवल्स में बहुत जगहों पर निकल जाएंगे सिर्फ फॉर्मूला ही याद करने से, बट कुछ जगहों पे आप फंस जाएंगे। तो आज ना एक पहले वर्क की डेफिनेशन समझते हैं, फिर जरा मैं आपको ना कुछ मजे की चीज समझाता हूँ। यानी थोड़ी फिलोसफिकली ना इस टॉपिक को कोशिश करेंगे बिल्कुल दिमाग खोल के रखते हैं आपके वंस फॉर ऑल। तो सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं हमारा ये क्यूट लिटिल सिलेबस, एंड लेट अस फर्स्ट क्विकली रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन जो हमने ओ लेवल से पढ़ रखा है। तो वर्क डन बाय अ फोर्स एफ is defined as the product of force and displacement in the or distance in the direction of the force। ठीक है भाई, सबको याद होगा अगर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्ट करती है और ऑब्जेक्ट इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ठीक है, तो वर्क डन बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबको याद आ रहा है? अच्छा, एक एएस में थोड़ी सी शरारत ये भी हो सकती है कि लेट्स से आपकी फोर्स जो है ना वो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल ना दी गिवन हो। सही है, तो कुछ नहीं कीजिएगा भाई, आप फोर्स के कंपोनेंट बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है भाई, तो हम कौन सा यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एफ कॉस थीटा। तो जो आपकी फोर्स है ना इसके आपने दो कंपोनेंट बना दिए। तो जिस साइड थीटा लाई कर रहा है वो साइड आपने कॉस से निकाला और दूसरी साइड आपने किससे निकाला? साइन से निकाला। तो जो एफ कॉस थीटा है ना ये डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा किसके? एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट के, या एफ एस कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा इनटू एस लिख दिया। ठीक है भाई, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी which is measured in न्यूटन मीटर्स, और एक न्यूटन मीटर एक जूल के बराबर होता है। यहां तक सारे क्लियर है? तो फिर मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअली खोलने की कोशिश कर। सही है भाई, सवाल आपसे ये है कि ठीक है वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
तो फॉर्मूला भी याद कर लिया, यूनिट बना ली, बट मतलब क्या बताता है ये? किसी ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगाई और मैंने उस डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे एक चीज मिल गया जिसे हम वर्क कहते हैं। सर हम वर्क क्यों कैलकुलेट करते हैं, हमें बताता है क्या? क्या पड़ी हुई थी कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया? अगर ऐसा ही दिल चाहे तो फिर तो मैं पता नहीं कितनी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। समझ रहे हो आप मेरी बात? कल को मैं बोलूँ सारे काम करें, फोर्स को पावर से ही मल्टीप्लाई करें, कल को मैं आपको बोलूँ पावर को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, एक नई फिजिकल को, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यकीनन ये कोई बड़ी मीनिंगफुल चीज है ना जो हमें बता रही है, ये कोई बड़ी ही मीनिंगफुल चीज है जो हमें बता रही है, और एक्चुअली हमें वो समझने की जरूरत है। फॉर्मूला तो सबको याद है। तो इसके लिए मैं आपके आगे ना जरा कुछ सिचुएशंस रखता हूं, बड़े गौर से देखिए। एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है? तो मास प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता हूं, ठीक है? ठीक है, फोर्स लगाता हूं मैं 10 न्यूटन की, ठीक है? और ये ऑब्जेक्ट मूव करता है 25 मीटर्स, ठीक है? ये इसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क डन बराबर है एफ इंटू एस के। सारे बड़े गौर से देखिएगा, ठीक है? फोर्स है 10 और डिस्प्लेसमेंट है 25, तो 25 न्यूटन मीटर्स, या वो 25 का 250 न्यूटन मीटर या 250 जूल्स का वर्क डन है जो कि आपने किया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। भाई ये क्या बता रहा है? 250 जूल्स का वर्क डन, ये बता रहा है क्या है? मुझे ये बता दो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट ने 250 जूल्स का एनर्जी गेन कर लिया। अच्छा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो इकलौती फोर्स हो तो वही रिजल्टेंट फोर्स होती है, उसके नतीजे में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने से ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इस केस में there is an increase of 250 joules of kinetic energy। क्या सारे यहां तक मेरे साथ? दिस वॉज वेरी इजी टू डील विद, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी, आई वुड अप्रिशिएट योर क्विक रिस्पॉन्सेस। नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई? बहुत गौर से सुनते रहिए क्योंकि अभी एकदम से ना ये ट्रिकी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। सही है? बट समझ आ गया ना तो इंशाल्लाह दुआएं दोगे। एक और स्मूथ सरफेस, इस स्मूथ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है with a velocity of 25 meters per second, ठीक है?
अच्छा, ये वेलोसिटी है कांस्टेंट, और हाँ गिवन इक्वेशन में 25 मीटर पर सेकंड, सही है। और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ये ऑब्जेक्ट 100 मीटर का, ठीक है। तो a body moving with a constant velocity of 25 meters per second on a smooth surface, कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोई मुझे बताया वर्क डन क्या? हाँ हाँ जल्दी बताओ। वर्क डन है जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करती। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब अभी एक आवाज आई कि सर आगे कैसे जा रहा है अगर फोर्स नहीं लग रही है तो? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain in rest. An object in motion will continue its motion if there is no resultant force acting on it. जब मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था ना, उस वक्त मैंने कहा था कि देखो ये मानता हर कोई है, लेकिन जब एग्जाम्पल्स में अप्लाई होता है ना तो फिर दिल के लिए मानना बड़ा मुश्किल होता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टू द राइट, तो शैतान तो आपको बहकाएगा कि फोर्स लग रही होगी टू द राइट, लेकिन फोर्स नहीं लग रही है। एक ऑब्जेक्ट बिना किसी फोर्स के एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बिल्कुल मूव कर सकता है। फोर्स होती तो एक्सेलरेशन, वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि फोर्स नहीं है, इसीलिए कोई इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्या ये बात आप सबको समझ में आती? मैं आई प्लीज गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन, ठीक है? कि अभी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्टिंग होता जाएगा, सही है भाई? अब मेरे पास स्मूथ सरफेस नहीं है, बल्कि मेरे पास एक कंसिडरेबल फ्रिक्शन वाला सरफेस है। इस सरफेस पर एक फॉरवर्ड फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, इस पर एक बैकवर्ड फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, ठीक है। ये फॉरवर्ड फोर्स लेट से मैं पुश कर रहा हूं उसको, और लेट से इत्तेफाक से फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ, और वो भी 100 न्यूटन की। ऑब्जेक्ट मूव करता है a displacement of 50 meters कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो वो वेलोसिटी क्या है मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इससे मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना पता है कि क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट वेलोसिटी। ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन जो है ना वो 100 न्यूटन है, और जो मेरी अप्लाइड फोर्स है वो भी 100 न्यूटन है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, वर्क डन यहाँ पे कितना? हाँ भाई, ठीक है ना? एक आवाज में सबने बोला जीरो,
ठीक है बेटा। अब बेटा यहां से सारे जाग जाओ, ये वो गलत कॉन्सेप्ट है जिसको सही करने के लिए आज मैं नहा धो के आया हूं। सही है ना, समझ लो। ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेकर आओ ना, तब पता लगता है कि बच्चे फंसे हुए कहां पर हैं। क्योंकि ये वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो डिस्कस नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वर्डन जीरो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे वर्डन जीरो है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वर्ड डन कभी भी रिजल्टेंट फोर्स से कैलकुलेट, वर्क डन हमेशा कैलकुलेट होता है बाय हेल्प ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सही है। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं। बहुत गौर से सुनना, इंशाल्लाह दुआएं दोगे, समझ आई है तो। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एफ 100 न्यूटन और 50 मीटर्स। 100 को 50 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ रहा है बेटा? 5000 जूल्स। ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स एफ, जिसको आप फ्रिक्शन कहते हैं, -100 × 50 -5000। समझ रहे हो आप? इस केस में देयर इज नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब सबसे पहले एक बात समझ लो, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, यहां भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पीछे भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा था, पीछे कोई वर्क डन नहीं था। यहां पर प्रॉपर वर्क डन है 5000 जूल्स का, लेकिन साथ ही साथ एक नेगेटिव वर्क डन भी है 5000 जूल्स का, जिसकी वजह से अभी भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, कोई इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, स्पीड नहीं बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज भी नहीं आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो सर ये इतनी लंबी करके एंड रिजल्ट तो जीरो ही है ना। मैं आपको जरा फर्क समझाता हूँ। ये है, इसमें वैसे एक जीरो और ऐड कर दें तो फिर शायद, लेट से ये है वो फीस जो आपके अम्मा अब्बा कॉलेज में आपकी भर रहे हैं, और ये वो फीस जो आप कॉलेज में जाया कर। सही है। जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, बंक मार रहे होते हैं, चिप्स खा रहे होते हैं, बर्गर खा रहे होते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे होते। सही है। एंड में रिजल्ट क्या आया भाई? कोई ग्रेड नहीं आया, फेल हो गया बच्चा। अगर आप अपने अम्मा अब्बा को ये बात बोले आपने कुछ किया ही नहीं है तभी तो रिजल्ट नहीं आया, कान के नीचे ना दो चंपे रखेंगे अम्मा अब्बा आपके। सही है। यहां पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने की वजह, रिजल्टेंट रिजल्टेंट इंपैक्ट जीरो होने की वजह ये नहीं है कि वर्क नहीं हुआ था। आपने प्रॉपर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, 50 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे पूरे 5000 जूल का वर्क हुआ। मसला ये था कि 100 न्यूटन की फ्रिक्शन एक्ट कर रही थी, पूरे 5000 जूल की एनर्जी एक्चुअली आपके ऑब्जेक्ट ने गेन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे 5000 जूल एनर्जी इसने लूज भी कर दी बाय डूइंग वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस या अगेंस्ट फ्रिक्शन, जिसकी, क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो अपोजिंग फोर्स है ना, ये आपके इस वर्क को जाया कर रही है, यानी अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे आपके ऑब्जेक्ट में किसी किस्म का इंक्रीज इन एनर्जी नहीं आया। 5000 जूल इसने गेन किए क्योंकि आपने इस पे वर्क किया, और 5000 जूल इसने रेजिस्टिव फोर्सेस से लड़ने में इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉसेस इग्नोर लूज कर दिए। तो ये जो -5000 है ना, नेगेटिव साइन का मतलब भाई वर्क कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो ये नेगेटिव साइन एक्चुअली क्या शो कर रही है? ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है लॉस ऑफ वर्क। क्या शो कर रहा है?
लॉस ऑफ वर्क। यहां पर ये कहना बिल्कुल गलत है कि वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन यहां पे नहीं हुआ, यहां पे फॉर श्योर वर्क डन हो रहा है। वो सबसे पहले डिस्कस किया था स्मूथ सरफेस। हाँ, अगर यही चीज यहां पर ये फ्रिक्शन ना होती तो पूरे 5,000 जूल का वर्क डन होता, ये वाली चीज होती ही नहीं, आपका ऑब्जेक्ट पूरे 5,000 जूल की काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाता। वर्क डन वो जब भी पूछेगा वो फोर्स के साथ पूछेगा, किस फोर्स की वजह से वर्क डन। वर्क डन हवा में थोड़ी निकलती है कि वर्क डन निकाल दो, हमेशा वो आपसे पूछेगा कौन सी फोर्स। इसीलिए जब भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, जब भी किसी क्वेश्चन में वर्क डन निकालो ना, तो सोचो इस बारे में कि ये वर्क डन ड्यू टू किस फोर्स की बात कर रहा है, क्योंकि वर्क डन रिजल्टेंट फोर्स से नहीं निकलती। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सबको यहां तक मेरी बात समझ में आती है? अच्छा देखो, देयर इज नो सच थिंग एज अ फाइनल वर्क डन। ठीक है ना, आप यूं कह सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट बिल्कुल ये कि देयर इज नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बट अगर आप इस पे एक प्रॉपर कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे कि 5,000 जूल्स ऑफ एनर्जी वाज गेन्ड बाय द बॉक्स, और फिर 5,000 joules of energy is lost in doing work done against the friction। अगर आपको प्रॉपर कमेंट ही बनाना है ना यहाँ पे, तो आप यूं लिखेंगे in doing work against friction। बोलो ना, समझ आ रही है बात सबको? अब आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ी महंगी बातें आना शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा सा तवज्जो से सुनिएगा। ये एक बॉक्स, इस बॉक्स पर एक फॉरवर्ड फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है 100 न्यूटन की। ठीक है, ये वो फोर्स है जो मेरी गाड़ी का इंजन लगा रहा है इसमें, और इस बॉक्स पर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है 70 न्यूटन का। ठीक है, अच्छा अब की बार मेरा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है ना, और एक्सेलरेट करता करता लेट से मेरा ऑब्जेक्ट गेन कर लेता है या मूव कर लेता है लेट से 200 मीटर्स। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स एफ कितना है बेटा? एफ इज 100 और 200, कितना आंसर है? 2000, 20,000, है ना? वर्क
done by force F is minus 70 into 200. कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? -14,000. सही है. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? भाई हुआ ये कि आपने 20,000 जूल का वर्क किया था, यानी 20,000 जूल इस ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली गेन किया था, लेकिन बेचारे ने इसी 20,000, जब आपने इस पे 20,000 जूल का वर्क डन किया ना, तो इस ऑब्जेक्ट ने, इस बॉक्स ने 20,000 जूल एनर्जी गेन कर, लेकिन जब आप वर्क कर रहे थे ना, एट द सेम टाइम ये बेचारा फ्रिक्शन से लड़ रहा था, जिसमें इसके 14,000 जूल जाया भी हो गए. क्या हो गए? 14,000 जूल बोलो जाया हो गए. तो बचे कितने फाइनली? जो एट द एंड ऑफ द डे 200 मीटर के बाद जो इस बेचारे के पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी ना, यानी जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, वो कितने का आएगा? वो 6,000 जूल का आएगा. बॉक्स या एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉक्स in doing work against friction. ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं. सारी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कभी एग्जाम में पूछते भी इस तरह से, तभी तो तुम फंसोगे, वरना वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझोगे पहले, एनर्जी कन्वर्जन हो रही किस तरह से. इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डिस्प्लेस होगा फोर्स की डायरेक्शन में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करेगा. तो हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट पर वर्क होगा. कोई पीछे होगा जो एनर्जी लूज कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये गेन कर रहा होगा. कोई पीछे बंदा होगा जो लेट से धक्का दे रहा है, वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी गेन कर रहा है. क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यहां तक सारे मेरे साथ हैं? देखो तुम लोगों को कितना समझ आ रहा है ये तो समझ आएगा अगली एग्जाम. अगर तुमने सही मानों में इस अब तक की चीजों को समझा है ना, तो अगली एग्जाम्पल में तुम कुछ सवाल पूछोगे जिससे पता लगेगा तुम्हें समझ आ रहा है. अच्छा, अब आते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ. एक बॉक्स था जो कि ग्राउंड पे पड़ा हुआ था. सही है. ये बॉक्स ऊपर जा रहा है, यानी इस बॉक्स पे ना एक अपवर्ड फोर्स लग रही है. हाँ, चलो पहले मेरा आपसे एक सवाल है. ये बॉक्स ग्राउंड पे पड़ा हुआ है. मैं ये चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर ऊपर चला जाए. क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से खुद जा सकता है 10 मीटर, बिना कोई फोर्स लगाए? बिना कोई फोर्स लगाए जा सकता है? नहीं. अच्छा, ये मैं ये चाहता हूं कि ये 10 मीटर ऊपर चला जाए बिना किसी फोर्स लगाए. क्या ये ऊपर जाएगा? खुद जा सकता है ये 10 मीटर? नहीं जा सकता. अच्छा, यही ऑब्जेक्ट 10 मीटर मूव कर सकता था अगर के फ्रिक्शन लेस सरफेस होती ना, और मैं हॉरिजॉन्टली मूव करवाना चाहता. जैसे 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 मैं इधर आता हूँ, जैसे मैं इधर आपके सामने आता हूँ, मैं ये कहता हूँ यही ऑब्जेक्ट है,
यहां पे पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं ये 10 मीटर मूव कर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। क्या ये फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं, जैसे यहाँ पे भी कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, नो फ्रिक्शन। जवाब है, सवाल है इफ देयर इज नो फ्रिक्शन कैन दिस बॉडी मूव with a move 10 meters with a constant velocity। आंसर क्या? आंसर है यस। हाँ, आंसर है यस। क्यों? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जरा समझना, यहां पे भी कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा आपसे एक मासूमाना क्वेश्चन है यार, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया ना अभी आपसे, मैं यहाँ पे भी पूछ रहा हूं, कैन दिस बॉडी मूव अप with a constant velocity up by 10 meters with a constant velocity। हाँ हाँ चलो, मूव कर रहा है भाई, ऑलरेडी मूव कर रहा है। अब मुझे बता दो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा सकता हूँ? नहीं है ये। अबे द आंसर इज हेल नो। आंसर इज, द आंसर इज हेल नो। भाई आप मुझे एक बात बताओ ना, कुछ भी कर लो ये ऊपर नहीं जाएगा, अनलेस के आप इस पे फोर्स ना लगाओ। अगर आप चाहते हो ना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, और कम से कम कितनी फोर्स लगाओ? लेट्स से अगर इसका वेट है ना, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का वेट है 20 न्यूटन, तो कम से कम 20 न्यूटन की फोर्स आपको लगानी पड़ेगी, वरना तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा या नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी ऊपर जाता रहे, रिजल्टेंट फोर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो करनी, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, उसका वेट, उसको कैंसिल करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स, बोलो ना, नहीं है ना। तो आपको लगानी पड़ेगी। जब आप एक कांस्टेंट फोर्स लगाओगे 20 न्यूटन की, तो ये 10 मीटर ऊपर जाएगा, ऐसा ही है। नहीं ना, 20 ज्यादा लगाओगे ऊपर एक्सेलरेट कर जाएगा। मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराना चाहता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये तुम जितनी बार पूछोगे ना, मैं असल में ये डिस्कस ही, वर्क एनर्जी पावर पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं होता जब तक कि बच्चा पूरी तरह से इस बात को एब्जॉर्ब ना कर ले कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर आपके ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है ना, अगर आपके ऊपर वाली फोर्स ज्यादा, आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव करेगा, वो एक्सेलरेट कर जाएगा, नीचे भी जा सकता है। मैंने उसका इनर्शिया ऊपर की तरफ सेट किया, अब बोलो सही है? अच्छा, इस केस में देखिए, अगर आपने कॉलेज में वर्क एनर्जी पावर पढ़ लिया है और ये वाली डिस्कशन नहीं की है, तो मतलब आपने सिर्फ फॉर्मूला ही याद किया है बस।
एक ऑब्जेक्ट पर 20 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई और वो मैंने ये मेक श्योर किया था कि वो फोर्स बस उसके वेट के बराबर हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर चला गया। कितना ऊपर गया? लेट से 10 मीटर ऊपर चला गया। कोई मुझे बताएगा वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय एफ इज 200 जूल्स। सही है। वर्क डन बाय एफ इज, मैंने वर्क किया। इस केस में काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ रही, कोई मुझे बताएगा कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट में पूरे 200 जूल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज है। आप जब भी वर्क करेंगे, यानी जब भी फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, जब भी फोर्स होगी और डिस्प्लेसमेंट होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। हॉरिजॉन्टल केस में क्या गेन कर रहा था? अब तक पीछे जितनी भी एग्जांपल्स थी उसमें क्या गेन कर रहा था? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्या गेन कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात सबको समझ में आती है? इस वक्त तुम्हें मुझसे एक सवाल पूछना चाहिए। अगर तुम जेन्युइनली इस लेक्चर को समझ रहे हो, तुम्हें मुझसे एक सवाल पूछना चाहिए। नहीं, लॉस। अब सवाल पूछना, देखो मैंने क्या कहा, तुम्हारे सवाल मुझे बताएंगे कि तुम एक्चुअली इनको समझ रहे कितना हो। बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सर, सो डज द बॉडी लूज 200 काइनेटिक एनर्जी टू गेन 200 gravitational potential energy? The answer is no. There is no loss or gain of kinetic energy. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं है। हाँ ठीक है, कांस्टेंट वर्क डन है, कोई मसले की बात नहीं। कांस्टेंट या टोटल वर्क डन इतना है। क्या यहाँ तक आप सारे मेरे साथ हैं? मैं प्लीज गेट इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम एवरीवन, तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़े। Every 20 to 23 participant in the class, I need acknowledgement from everyone. बस सवाल ये कि क्या यहाँ तक सारे क्लियर है?
अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये आपने वो लेवल से पढ़ी होगी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज displaced horizontally and at the same time there is a force F acting on it vertically, no work is done by the force F. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपकी फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, तो आपकी जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो किसी किस्म का वर्क डन बोलो नहीं करेगी। तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सबने पढ़ा है ना वो लेवल से। अबे जल्दी से एक छोटा सा, अब इसको तो खैर आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको समझने में। वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड है, एक फॉरवर्ड फोर्स है 100 न्यूटन की, एक फ्रिक्शन है 100 न्यूटन की, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बाय डिस्टेंस 50 मीटर्स। वर्क डन बाय द फोर्स F इज 50,000 or 5,000 joules. Work done by friction is -5,000 joules. इस केस में ऑब्जेक्ट डेफिनेटली कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस बराबर है, एक्सेलरेशन 0 है। वर्क डन बाय नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस बोलो 0। वर्क डन बाय वेट इज 0। ऐसा ही है भाई, सारे मेरे साथ है, क्योंकि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और वेट परपेंडिकुलर है। देखो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है ना, और ये फोर्स आपकी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से वर्क डन 0 हो जाएगा। All good, all clear till now. चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एग्जाम में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड डिस्कशन, वर्क डन इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। जब भी आप किसी चीज पे वर्क करते हो, आप उसमें एनर्जी ट्रांसफर करते हो, यानी वो ऑब्जेक्ट जिस पे आप वर्क डन करते हो, या तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, या तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। सही है। डूइंग वर्क एंड नॉट डूइंग वर्क, एक ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो, यू आर पुशिंग अ कार टू स्टार्ट इट मूविंग, योर फोर्स transfers energy to the car's kinetic energy increases। ठीक है भाई, यहाँ पे आपने वर्क किया, एक ऑब्जेक्ट है, आपने उस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के नतीजे में ऑब्जेक्ट मूव कर गया, तो देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पुशिंग अ कार बट इट डज नॉट बज। सही, नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिकॉज योर फोर्स डज नॉट मूव इट। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, जैसे खड़ी हुई कार है, आप उस पर धक्का लगा रहे हो, कार हिल के ही नहीं दे रही है, वर्क डन 0 है, चाहे आप जितनी फोर्स लगा दे, 100 न्यूटन लगा दे, 1000 न्यूटन लगा दे, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं। फोर्स के लिए 3 चीजें, वर्क डन के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। शक्ल अजीब सी है, शक्ल देख के ध्यान में रख ले, वर्क डन के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फोर्स का लगना, फोर्स नहीं तो वर्क नहीं, डिस्प्लेसमेंट का होना, और तीसरी चीज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन में होना। इन तीनों में से कोई एक चीज भी मिस होगी ना, वर्क डन नहीं हो सकता। तो पहले वाले केस में आपने फोर्स लगाई, कार मूव करना शुरू हो गई, वर्क हुआ है। दूसरे वाले केस में आपने फोर्स लगाई लेकिन कार मूव नहीं कर रहा, वर्क डन क्या बेटा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0। क्यूट लग रहा हूँ, बुढ़ा हो गया अब तो बच्चों का पापा बन गया। अच्छा भाई, बेड काफी पड़ गई है, आज चला जाऊंगा भाई बनवाने के लिए। लिफ्टिंग वेट्स, यू आर डूइंग वर्क as the mass gains potential energy. Holding weights above your head, you are not doing work on the weights। क्या मतलब, जरा देखिएगा।
ये फोन है भाई, जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, आई एम डूइंग वर्क ऑन दिस। अगर मैं इसको ऊपर ले जाके ऐसे रोक देता हूँ, फोर्स तो मैं अभी भी लगा रहा हूँ ना फोर्स, लेकिन वर्क डन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होना जरूरी है और साथ में डिस्प्लेसमेंट का भी होना जरूरी है। इफ यू आर होल्डिंग वेट्स, यू आर नॉट डूइंग वर्क। इफ यू आर लिफ्टिंग वेट, यू आर डूइंग वर्क। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से ऑब्जेक्ट हैवी है, फॉर एग्जांपल आप फोर्स लगा रहे हो तो फिर नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी होगी। उस केस में ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी लूज करेगा, उस केस में ऑब्जेक्ट खुद वर्क कर रहा है, यानी वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। A stone falling, एक पत्थर है जो ऊपर से गिर रहा है, the force of gravity is doing work, the stone's kinetic energy is increasing। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हैं ना, नीचे से आते हुए आपकी ग्रेविटी वर्क कर रही होती है और आपके ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होती है? लूज हो रही होती है। The moon orbiting the earth, the force of gravity is not doing work, the moon's kinetic energy is not changing। ये वाली एग्जांपल जरा समझ। सबने बचपन में सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, ओ लेवल से ही पढ़ाते हैं कि भाई लेट्स से सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है, तो अर्थ पे ना एक फोर्स लग रही है which is called the सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो कि सर्व कर रही होती है एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रही है, फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन वर्क डन नहीं है। क्यों? अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो जो वेलोसिटी है ना वो कैसे निकलती है? वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के सर्कुलर पाथ की ना टेंजेंट पे निकलती है। आप किसी भी पॉइंट पे गौर से देखोगे ना, आपकी फोर्स और वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपकी फोर्स और वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स क्या है? परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। ऐसे में वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था? तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपकी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना, ऑब्जेक्ट जितना मूव कर जाए और फोर्स जितनी क्यों ना, वर्क डन जीरो होगा। इसीलिए इस घूमते हुए ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो as the force is acting perpendicular to the direction of motion। वो तो हमने देखा ना, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। क्या यहाँ तक सारे मेरे साथ? मैंने दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मुझे पहले डिस्कस करना, पता तो लगे आपको मुझे समझ कितना है। चलो भाई इस एमसीक्यू को सॉल्व करो जल्दी। ठीक, अगर आप सब इसका आंसर सी बोल रहे हैं, इसका मतलब आज का ये लेक्चर जो है ना, उसके पैसे वसूल हो रहे हैं। ये जो ई स्पीच कर रहा है ना,
ये जो 1 घंटा हमने सर खपाया ना, इसके बाद तुम ईस पी सी कर रहे हो, वरना ये एमसीक्यू ना किसी से वैसे डिस्कस करके देख लेना कि यार इसका आंसर बता दो, घूम जाते हैं अच्छे अच्छे बच्चे इस सवाल में। जब तक कि आप जेन्युइनली वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना, देखो पहले केस वन बाय वन सारे एमसीक्यू डिस्कस, सारे ऑप्शन डिस्कस कर, किस केस में वर्क नहीं हो रहा। एक एक बाईसाइकिल में हवा थी, उसको आपने पंचर हो गया, जब भी याद रखना गैस जब भी एक्सपैंड करती है, जो पंचर होता है गुब्बारा या टायर जब भी फटता है ना, उससे गैस बाहर निकलती है, गैस बाहर निकलती है तो गैस एक्सपैंड करती है। याद रखना गैस एक्सपैंड जब भी करती है ना, वो एटमॉस्फेयर को पीछे पुश करती है, एटमॉस्फेयर को धक्का देके बाहर आती है। तो गैस ने जब एटमॉस्फेयर को पुश किया ना, तो फोर्स लगाया, एटमॉस्फेयर पीछे हुआ, उसकी वजह से वर्क डन हुआ। तो ये तो फॉर श्योर वर्क हुआ है। एक बॉल को ऊपर से नीचे आपने ड्रॉप किया, वर्क डन हुआ है, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। बॉक्स मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मेरे ख्याल से मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अगर ये स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है ना, इसका मतलब ना कोई फॉरवर्ड फोर्स है ना कोई, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन तो है नहीं, आपकी भी फॉरवर्ड फोर्स नहीं, इसका मतलब वर्क डन यहाँ पे क्या है, जीरो है। क्रेन लिफ्ट्स अ गिल्डर है, क्रेन किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहा है, तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से उठा रहा है, भले काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है ना, इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसका आंसर बताएं। मेरे ख्याल से इसका आंसर ए। उसकी वजह ये है कि एक बहुत बड़ा भंड मारा हुआ है इन्होंने डिटेल में। इन्होंने कहा गर्ल बंदी है, डाइव करी स्विमिंग पूल में, वर्क इज डन बाय द गर्ल अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे हो गई? ऑब्जेक्ट जब बंदी नीचे की तरफ डाइव मार रही है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है ना, वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, ना कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल। सही है भाई? आज की डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास में देखो वर्क एनर्जी पावर वैसे लपेटने को एक लेक्चर में भी लपेटा जा सकता है। आज हमने वर्क अभी तक खत्म नहीं किया, कल हमें वर्क पे और बात करनी है। सही है? जितना अच्छा हम वर्क डन समझेंगे उतना अच्छा हमें आगे एनर्जी के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन से जो हमें करने हैं। तो हाँ, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में।